बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून है और दिन है मंगल का। आज मखसूस नशिस्तों का केस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का केस आज कंक्लूड नहीं हो सका। अब यह मामला परसों जुमेरात 11:30 बजे तक चला गया है। लेकिन पहले तो बात करते हैं कि आज की समाअत के अख्ताम में क्या हुआ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब का जो एक अमल है उसने बाजी पलट दी है और PTI के लिए एक हल्की सी उम्मीद पैदा हुई है कि ये केस वो जीत भी सकते हैं। और PTI की जीत सिर्फ ये नहीं है कि PTI को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, बल्कि PTI की जीत ये भी होगी कि PTI को ना मिलें तो हुकूमत को भी ना मिलें, चोरों डाकुओं और लुटेरों को भी ना मिलें। मैंडेट चोरों को, मैंडेट डाकुओं को, लुटेरों को, जिनके ऊपर करप्शन केसेस है, जिन्होंने इस मुल्क को इस न्याय तक पहुँचाया है और जिनको इस मुल्क पर कब्जा जिनको दिया गया इस मुल्क का, जिनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, उनको भी कम अज़ कम ना मिले। क्योंकि अभी उनके पास उनको सादा अक्सरियत दी गई है फॉर्म 47 की, तो उन्होंने मुल्क के साथ जो तबाही और बर्बादी फेरी है, पता नहीं अगले 50 साल भी मुल्क वापस नहीं आ सकता। और अगर इनको मखसूस नशिस्तें भी दे दी गई और इन्होंने काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन दे दी और आईनी तरमीम कर दी, तो अभी तो मुल्क 50 साल ये पीछे लेके गए, फिर तो ये 100 साल पीछे ले जाएंगे इस खित्ते को, इस मुल्क को। और अल्लाह ताला माफ़ करे, पता नहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें फिर इस चीज़ की कीमत क्या चुकाएंगी। मामला एंड में ये हुआ कि अतर मिनल्ला साहब ने, जो सिकंदर मोमिन साहब हैं, जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको ये कहा कि आप एक और काम कीजिए, आप रिकॉर्ड पे रखिए हमारे सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 8 फरवरी से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या शिकायत आई, 8 फरवरी की तारीख को क्या शिकायत आई और 8 फरवरी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या शिकायत आई, उन शिकायत को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस कैसे किया, उनको ऊपर एक्शन क्या किया, ये सारा रिकॉर्ड हमारे सामने रखें। हम हमेशा ये देखते हैं कि बेंच में बैठा हुआ जब भी कोई जज इस तरह से बात कहता है तो वो रिटर्न ना भी हो तो उसको कंप्लाई करना पड़ता है। सामने जो खड़ा हुआ वकील हो, चाहे जितना फन्ने खान हो, जितने बड़े इदारे का मर्जी वकील हो, जितना बड़े मर्जी ताकतवर इदारा हो, उसको फिर उसको एक जज के ऑर्डर को वर्बल भी क्यों ना हो, उसको उसकी कंप्लाइंस करनी पड़ती है, उस पर अमल करना पड़ता है। लेकिन आज हमने देखा कि इस मामले में भी और इससे पहले भी जब सवालात की बौछार होती थी तो एक इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद जो है वो काजी फैसल साहब की तरफ देखते थे और कहते थे जी आप कंडक्ट करें और देखिए ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है। मतलब जैसे आप अब्बू को नहीं शिकायत लगाते, बच्चा अब्बू को शिकायत लगाता है कि अब्बू अब्बू मुझे वो मोहल्ले का फलाना लड़का तंग कर रहा है, अब्बू मेरे साथ ये मसला है। मतलब वो इस तरह से सिकंदर मोहम्मद साहब जो है वो काजी फैसल साहब ये क्या हो रहा है, और फिर काजी साहब बरहम हो जाते थे, जजेस के ऊपर चढ़ाई कर देते थे और फिर रेस्क्यू करते थे उनको, और बस तुम मेरी तरफ देखो और शुरू हो जाओ और आगे चलो और छोड़ो, इनके सवालों के जवाब ना दो और सवाल देखते हो जवाब चाहे ना देना, मतलब इस तरह से चीज़ें। अब हुआ ये कि जब उन्होंने कहा तो काजी साहब ने कहा क्या मतलब वो कुछ और शायद बात कर रहे थे मंजूर अली शाह साहब के साथ, तो उस पर सिकंदर मोहम्मद ने बताया कि जी वो ये कह रहे हैं। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमारे सामने नहीं है और ये फलां फलां ये वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब भी काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए आए। उन्होंने कहा 185 के तहत सुन रहे हैं, इसको अपीलें सुन रहे हैं और हम 184(3) नहीं है, ये 187 नहीं है। तो एक तरह से मुदखिल साहब ने भी काजी फैसल साहब को रेस्क्यू करते हुए उनकी तौसीक की और इलेक्शन कमीशन के को बचाया। जमाल खान मुदखिल साहब ने भी कि वो चीज़ें सामने ना आएँ, क्योंकि जो चीज़ अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि हमारे सामने रखें, वो ऐसी चीज़ थी कि पता चलता कि किस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास आई और इलेक्शन कमीशन उस पर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन, इसलिए मुसलसल कहते रहे अतर मिनल्ला साहब कि जनाब ये जो इलेक्शन हैं ये इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त नहीं करवाए और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हैं और इसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, लोगों का एतमाद उठ गया। ये सारी चीज़ें वो कहते रहे और वो कहते रहे कि 8 फरवरी के इंतखाबात के वाले जो पिटीशन है वो लगाई जाए, सब कुछ वो करते रहे। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो यही करते रहे हैं कि वो मुसलसल बात को इधर उधर घुमाते फिराते रहे और उन्होंने उस तरफ मामले को नहीं आने दिया। अब आ जाए इस बात पर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वैसे बात बता दूं कि बड़ा हैरान कौन है कि दो जजेस का, यानी काजी फैसल साहब का और जमाल खान मुदखिल साहब का दो टोक इनकार करना अतर मिनल्ला साहब को कोर्ट रूम में बैठ के, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हुआ तो हम बिल्कुल हम कर देंगे। तो ये बड़ी, और इससे पहले भी हमने देखा बड़ी एक हैरान कुन चीज़ थी कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2 बार बदतमीज़ी की, अतर मिनल्ला साहब से एक बार बदतमीज़ी की, एक बार आयशा मलिक साहब से बदतमीज़ी की, तो अतर मिनल्ला साहब के साथ बदतमीज़ी की कोई जज नहीं बोला, आयशा मलिक साहब के साथ बदतमीज़ी की तो मुनीब अख्तर साहब बोले, और एंड में जब काजी साहब को उन्होंने कहा कि जी मतलब मैं सबका बड़ा एहतराम करता हूँ, किसी के साथ मतलब मेरा इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा, तो काजी साहब कहते हैं अच्छा कुछ ऐसा आपने किया है, डिसरिस्पेक्टफुल हुए आप, अच्छा मुझे तो नहीं पता। मतलब ऐसे भोले और सादा बन गए, यानी काजी साहब उनको अंदर से खुश थे कि ठीक है तुमने मतलब बदतमीजी की है जजेस के साथ। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि लाइव चल रहा है, रिपीट हो सकता है, तो वो आप रिपीट करके निकाल के देख लें कितनी उन्होंने बदतमीजी की जजेस के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि काजी साहब उनके साथ हैं। बल्कि एक वकील ने तो यहाँ तक कहा, एक वकील ज़ाहिर है साथ साथ वकील अपनी कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं,
एक वकील ने तो यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील को पता है कि काजी साहब मेरे साथ हैं, और अगर मेरे साथ कोई जज कोई वो करेगा, भरहमी करेगा, तो फिर काजी साहब उसको पर्सनल लेंगे, और जब काजी साहब उसको पर्सनल लेंगे तो फिर काजी साहब फिर पता है आपको कि क्या करते हैं, फिर काजी साहब ऐसी चीज़ करते हैं कि फिर जज को रिज़ाइन करना पड़ जाता है। और काजी साहब के अपने करीबी लोग ये बात कहते हैं आप कि काजी साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले उन्होंने शरायत रखी थी कि 8 फरवरी तो उस वक्त तारीख नहीं थी कि जो भी इंतखाबात होंगे वो मेरे ज़िम्मे, लेकिन 2 जज मुझे फारिग चाहिए, एक इजाजुल हसन और एक मज़ाइल अकबर नकवी, और वो दोनों उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अच्छा, तो ये काजी साहब के अपने करीबी लोग जो उनके बहुत क्लोज हैं, जो उनको अंदर बाहर से जानते हैं, वो ये बात बताते हैं कि काजी साहब ने ये शर्त रखी थी चीफ जस्टिस बनने से पहले। तो खैर आज एक और चीज़ हुई, वो ये हुई कि आज शुरू में ही जब कल ये पूछा गया था कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, जो उन्होंने इलेक्शन जब लड़ा था अभी 8 फरवरी का, तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में क्या लिखा था, तो उस पर आज सुबह जैसे ही बताया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा था, तो फ़ौरन आयशा मलिक साहिबा और अतर मिल्ला साहब वो तो सवालात उन्होंने किए। उन्होंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई कि ये तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फिर एक सीट तो सिक्योर की है, ये बात तो गलत है कि उन्होंने सीट सिक्योर नहीं की। यहाँ पे फिर मामला ये हुआ कि उन्होंने किसी कागजात नामजदगी लें, कल मांगे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत देर से जमा कराए। जैसे ही जजेस ने वो देखा तो उसी वक्त बाजी एक बार तो पलट गई, इस तरह से पलट गई कि कागजात नामजदगी में उन्होंने लिखा हुआ है साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कि मेरी एफिलिएशन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है अलायंस पीटीआई, यानी पीटीआई का नाम भी आ गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम भी आ गया। दूसरा उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी रिटर्न, वो ये दी थी कि जो मुझे बल्ले का निशान दिया जाए, और अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट छीन लेती है क्योंकि अभी उधर फैसला नहीं हुआ, तो फिर ऐसे किया जाए कि मुझे जो है वो शटल कॉक दे दिया जाए। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट रखा कि देखें साहबजादा हामिद रज़ा एक तरफ तो अपने कागजात नामजदगी में एफिलिएशन लिख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ से वही साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो शटल कॉक मांग रहे हैं, वो बल्ला मांग रहे हैं। उस पर फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा, देखें पहली बात तो यह है कि उन्होंने बल्ले का इसलिए कहा था कि अगर पीटीआई होती तो बल्ला पीटीआई को मिल जाता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर वो पीटीआई पे लड़ते, फिर तो बात ही खत्म, कंट्रोवर्सी होनी नहीं थी। अब जब कंट्रोवर्सी हुई है और उन्होंने लिखा है कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो इलेक्शन का एक्ट जो है उसको उन्होंने कानून का हवाला देते हुए मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहता कि जनाब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाजा आपको सिर्फ घोड़े का निशान मिलेगा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान है, आपको जो है वो शटल कॉक या कोई और निशान नहीं मिल सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने हमें दरखास्त नहीं दी थी, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बाकी जहां चीज़ों पे आपके पास दरखास्त आई है नहीं आई, यानी उन्होंने अल्फाज नहीं कहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है कि उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी है इस मुल्क की, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इंतखाबात करवाए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या तकलीफ थी, यहाँ पे भी आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते, आप कहते हैं कि आपको शटल कॉक नहीं मिल सकता, आपको घोड़ा ही मिलेगा क्योंकि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हैं। दूसरी बात यह है कि जो पहले भी डिस्कशन हुई कि जब एक उम्मीदवार अपनी कागजात नामजदगी में पार्टी एफिलिएशन लिख रहा है तो फिर वो उस पार्टी का नुमाइंदा है, और अगर पार्टी ने भी उसको सर्टिफिकेट दे दिया है और जो लिस्ट आएगी उसमें वो नाम है, यहाँ पे फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आगे चल के उन्होंने सर्टिफिकेट जो है वो दिया हुआ है सुन्नी तहरीक इंसाफ नजरियाती का, लेकिन बार बार अतर मिनल्ला सब यही कह रहे हैं कि हकीकत पूरे पाकिस्तान को पता है कि पीटीआई को पीटीआई नजरियाती की तरफ क्यों जाना पड़ा। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने यहाँ तक कहा कि क्या पूरा पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो हेड थे उनको अगवा किया गया, उनको उठाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है, और ये बात अतर मिनल्ला साहब ने की है। अब ये गेम चेंजर इसलिए है कि इस पे याही अफरीदी साहब भी थोड़े से उन्होंने रिमार्क्स दिए, और उसमें याही अफरीदी साहब ने भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की और चीज़ें की, क्योंकि देखें अब ये बात तो साबित हो गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने लिखा हुआ था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, निशान उनके पास जो भी था, वो इलेक्शन कमीशन की गलती है कि उनको घोड़ा उनको देना चाहिए था, उन्होंने उनको जो भी निशान दे दिया, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़े हैं। दूसरा, काजी साहब आज बरहम हो गए, काजी साहब लड़ने पे आ गए, काजी साहब खुल के आ गए, उन्होंने कहा कि मैं बल्ले के फैसले के खिलाफ रिमार्क्स नहीं देने दूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि वो है अपना अभी उसका रिव्यू पेंडिंग है, दूसरी तरफ आप रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, और इसको मत कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बल्ले के छीनने के हवाले से फैसला मत कहें, बल्ले के हवाले से कहें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मत कहें, बल्कि उस फैसले के रेलिवेंट जो उसका पैराग्राफ है उसका हवाला दें, मत कहें उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसला बल्ले के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैंने तो उसमें कानून का हवाला दिया है, कानून में लिखा हुआ है कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने थे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा मुझे 1 साल और दे दें हमारी पार्टी को,
अब तो शायद इलेक्शन कमीशन के वो दुश्मन है और इलेक्शन कमीशन उनका दुश्मन है उनके मुताबिक, यानी इमरान खान के मुताबिक। लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था तो खुद 1 साल मांगने और इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। मैं हैरान हूँ, पीटीआई के किसी वकील ने खड़े होकर नहीं कहा कि काजी साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इलेक्शन हमने पहले भी करवाए थे, आपने कहा कि वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि बल्ले छीनने के फैसले के बाद फिर हमने इलेक्शन करवाया, फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया है। ये बात पीटीआई को खड़े होकर बतानी चाहिए थी उनके वकीलों को। खैर, उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर दफा नालायकी ही हो, बाज़ दफ़ा हिकमत अमली भी होती है कि इसका हमने जवाब नहीं देना, उसका शायद वो जवाब में जवाब दें या कोई बात करें, और ये सारी चीज़ें। तो अब जो है वो काजी साहब ने कहा, जब अतमुल्लाह साहब ने कहा ना कि रिगार्डिंग सिंबल जो है फैसला, तो काजी साहब ने कहा कि अब मैं मुदाखलत करूंगा, जजमेंट रिगार्डिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहें इसको, ये जजमेंट रिगार्डिंग सिंबल मत कहें। और उन्होंने कहा कि अगर कोई रिमार्क्स देना चाहता है तो पहले उस जजमेंट को पढ़े। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि मैंने उस फैसले को पढ़ा है, जहां तक मैंने उस फैसले को पढ़ा है तो उस फैसले में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पीटीआई से बल्ले के निशान छीनने के बाद उसको जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो राइट्स हासिल हैं वो राइट्स भी उससे छीन लिए गए हों। तो उस पर उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप बताएं ना, क्या उनसे तमाम जो राइट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के वो भी छीन लिए गए। उन्होंने कहा इसका रिव्यू पेंडिंग है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हालांकि उन्होंने कहा इसका रिव्यू से तल्लुक ही कोई नहीं है। सिंपल बात है कि अगर वो फैसला दुरुस्त भी है, रिव्यू में वो, और काजी साहब ने रिव्यू का फैसला दे दिया कि रिव्यू में कहाँ फैसले बदलते हैं, आप अंदाजा लगाएं। कभी कहते हैं रिव्यू पेंडिंग है, बात ना करें, रिव्यू के मुस्तरद कर बैठे बैठे मुस्तरद कर देते हैं, रिव्यू लगाते नहीं है, रिव्यू दायर होता है तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रिव्यू आया हुआ है। जो यूके की गवर्नमेंट है उनको खत लिख के कहते हैं कि मैंने सफाइयाँ देते हैं अपने फैसलों की। अजीब व गरीब कंट्राडिक्शंस हैं, अजीब व गरीब तज़ादात हैं। और एक तरफ कहते हैं कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उस पर रिमार्क्स नहीं देने, और हर उस मामले पर रिमार्क्स देते हैं जो इनके सामने नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी, दूसरी तरफ हर पॉलिटिकल बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जनाब हमने आइन के मुताबिक चलना है, दूसरी तरफ हर गैर आइनी बात करते हैं। पता नहीं अजीब व गरीब सूरत हाल है। और फिर सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इतना बड़ा कि ये केस आपकी एक्सटेंशन का है। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेगी तो उन्होंने आईनी तरमीम करनी है आपको एक्सटेंशन देने के लिए। आप कैसे इस केस में बैठ सकते हैं? नहीं बैठना चाहिए था आपको, आप को किसी सूरत नहीं बैठना चाहिए था। बरह रास्त आप बेनिफिशरी हैं और आप डंके की चोट पे दिन दिहाड़े बैठ के केस होना है पूरी दुनिया के सामने। मैं हैरान होता हूँ कैसे काजी साहब ये बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, पता नहीं दुनिया में लोग देखेंगे। ये जो अदालती पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज़ देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो बनाना रिपब्लिक है वहाँ की अदालतें कैसे काम कर रही हैं, या कोई अगर देखना चाहे कि पाकिस्तान अगर आज तबाह हाल है तो डेफिनेटली उसमें किरदार पाकिस्तान की अदलिया का है, तो वो क्यों कैसे उनका तबाही में किरदार है और वो देख रहे होंगे। यानी इतना भी एहसास नहीं है कि पूरी दुनिया में लोग देख रहे होंगे और कि मेरी एक्सटेंशन का केस है, बरारास मेरे साथ मफाद इसके जुड़ा हुआ है और डंके की चोट पे वो दिन दिहाड़े कर रहे हैं, कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। और एक लम्हे के लिए वो पीछे नहीं हट रहे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज देखें ना, किसी जज को सवाल नहीं करने दे रहे थे पहले, हर जज को कह रहे थे कि नहीं सवाल ना करो, बस इनको चलने दो और इनको दलाइल देने दो। लेकिन जब मोहम्मद अली मलिक साहब ने सबज़ादा हामिद रज़ा साहब वाले इस पॉइंट को काउंटर करना चाहा, पीटीआई के खिलाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ रिमार्क्स दिए, फिर कहते हैं चुप करो इनकी सुन लें। ये मोहम्मद अली मलिक साहब, जी आप बात करें, आपको बात करना चाह रहे थे। मतलब पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ये इन जजेस ने हलफ लिया हुआ है, और आप हालात और सूरत हाल देखें। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तबाह क्यों है, पाकिस्तान बर्बाद क्यों है, क्यों हर दूसरा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, क्यों मायूसी नज़र आती है, क्यों अंधेरा नज़र आता है, क्यों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्यों मुल्क तनज़ली का शिकार हो रहा है। ये जब इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हुए, मफादात का टकराव होते हुए, डंके की चोट पे चीज़ें कर रहे होंगे, तो फिर ये मुल्क कहाँ पे, कौन इस मुल्क के अंदर जिसको पास ऑप्शन हो बाहर जाने का वो इस मुल्क में रहना पसंद करेगा। तो ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। तकलीफ होती है हमें देख के कि हमारे मुल्क के साथ किस तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, दुआई कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।